145 क्या तुम ही हो बर्फ के शहंशाह। ध्रुव को उस बूढ़े आदमी की आवाज अपनी ओर आते चक्रों के तूफान के बीच से सुनाई दी थी, क्योंकि ध्रुव ने जिस तरह से अपने हथियार अंदर कर लिए थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बूढ़े आदमी की ताकत का मजाक बना रहा था, जैसे वो बिना किसी हथियार के ही उससे आराम से निपट सकता था। दूसरी ओर ध्रुव ने उस आदमी के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए अपनी आंखें बंद की और फिर उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ में अचानक एक बहुत घनी सफेद रंग की रोशनी जलने लगी। और फिर उस रोशनी के बाहर निकलते ही ध्रुव ने तुरंत अपना पैर जोर से जमीन पर मारा, जिसके बाद एक छोटे धमाके की आवाज सुनाई दी और वो धनुष से निकले किसी तीर की तरह सीधे अपनी ओर आते जानलेवा बवंडर की ओर बढ़ा। वही ध्रुव को इस तरह शेर के मुंह में जाते देख उस बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ताकतवर तो हो, काश समझदार भी होते, लेकिन अब जो तुमने मौत को चुन ही लिया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो उस बूढ़े आदमी की काफ़ी शक्तियां पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा नहीं था कि ध्रुव उसकी क्लास 2 की तकनीक से भिड़ने के लिए आएगा। उसे ऐसा करते देख उस बूढ़े आदमी को लगा कि ध्रुव हीरो बनने के चक्कर में सीधा मौत के मुंह में घुस रहा था। लेकिन ध्रुव उस आदमी की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए सीधे उस चक्र से बने बवंडर की ओर भागता रहा और वो लगातार अपने हाथ में जल रही रोशनी को भी बढ़ाता रहा। तभी अचानक वो बवंडर के बिल्कुल करीब आ गया और उसका हाथ बवंडर के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही उसका सफ़ेद रोशनी से भरा हाथ उस खतरनाक बवंडर के अंदर गया तो अचानक से वो कमरा जोर जोर से हिलने लगा। वहीं दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी ध्रुव की हरकत को देखकर मुस्कुराने लगा कि तभी अचानक उसे दिखा कि उसकी शक्तियों से बनाया गया बड़ा सा बवंडर, जो अभी तक बहुत ज्यादा तेज घूमते हुए ध्रुव की तरफ ही बढ़ रहा था, ध्रुव के हमला करने पर एकदम से रुक गया। और उसके रुकते ही सारे चक्र मिलकर जैसे चक्रों के एक बर्फीले खंभे में बदल गए। तभी चक्रों के बने उस खंभे को देखते हुए ध्रुव ने धीरे से अपना हाथ पीछे किया और फिर तकरीबन 70 चक्रों से बने उस बर्फीले खंभे को ध्रुव ने अपनी उंगली से जलाते हुए ढेर सारे पानी में बदल दिया। ये पानी इतना ज्यादा था कि उससे दुकान तक गीली होने लगी, लेकिन किस्मत से ये पानी नक्शों के करीब नहीं आ पाया, क्योंकि उसके पहले ही उस बूढ़े आदमी ने पानी को वापस बर्फ में बदल दिया। लेकिन पानी को बर्फ में बदलते ही उसने गुस्से भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखा, क्योंकि उसने इस आदमी के इतने ताकतवर हमले को भी चुटकियों में बर्बाद कर दिया था। इस वक्त ध्रुव की आंखों में एक आग सी जल रही थी, जिसके साथ उसने उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, आपका हमला नाकाम रहा और इसका मतलब कि आप मुकाबला हार गए, इसलिए ये नक्शे का टुकड़ा मैं ही रखूंगा। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत जमीन पर बिखरी बर्फ की लहर बनाते हुए उसे ध्रुव की तरफ छोड़ा, जिसे देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर मन ही मन विदुर से कहा, आचार्य, ये आदमी इतनी जल्दी नहीं मानेगा। इस पर विदुर ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा ध्रुव, लगता है इसे बर्फ से बहुत प्यार है, तो चलो दो प्यार करने वालों को मिलवा देते हैं। ये कहकर विदुर ने एक बार फिर ध्रुव के शरीर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओर आती बर्फ की लहर पर सफ़ेद रोशनी से हमला किया और अचानक उस पूरी दुकान में एक चौंधियाने वाली सफ़ेद रोशनी फैल गई। उसके बाद जैसे जैसे वो रोशनी कम होने लगी तो ध्रुव ने देखा कि वो बर्फ की लहर अब बर्फ की चादर बनकर उस बूढ़े आदमी पर ही फेंक दी गई थी और वो बूढ़ा आदमी इस वक्त पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। उसे देखकर ध्रुव को हंसी आ गई और मन ही मन उसने राहत की सांस लेने के बाद उस आदमी से कहा, आखिर अब तो मान जाइए। ये कहकर ध्रुव ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उस आदमी को मुस्कुराकर देखा, जिसके जवाब में उस आदमी ने अपने शरीर पर से बर्फ को झाड़ते हुए कहा, लड़के, मैंने तेरी ताकत का गलत अंदाजा लगा लिया था। उस आदमी की ये बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी और उसने देखा कि कैसे उस बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सारी बर्फ को झाड़ दिया। लेकिन हल्का परेशान दिखने के बावजूद ध्रुव मन ही मन ये बात जानता था कि वो आदमी चाहे कितने भी हमले क्यों न कर ले, आचार्य विदुर को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता था। यही सोचते हुए ध्रुव ने उस आदमी को समझाने की कोशिश की, देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मुझे आपका दुश्मन बनने का कोई शौक नहीं है। वो तो सिर्फ बात इतनी सी है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए। लेकिन इसके पहले कि ध्रुव अपनी बात खत्म कर पाता, उस बूढ़े आदमी ने ध्रुव की बात बीच में ही रोकते हुए उससे कहा, भरोसा नहीं होता मुझे, सच में नहीं होता भरोसा कि अकेले 20 साल गुजारने के बाद मेरी ये हालत हो जाएगी कि एक बच्चा आकर मुझे इस तरह हरा देगा। बहुत दुख भरी बात है ये तो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या इस नक्शे का ये छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे लिए सच में इतना ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर ध्रुव ने जवाब देने के लिए अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा।
और उसे सिर हिलाते देख वो बूढ़ा आदमी अचानक से हंसने लगा। है। तभी उस आदमी को पागलों की तरह हंसते देख ध्रुव ने पलटकर उस दुकान से जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे पीछे से उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बहुत सालों पहले मैंने जी जान लगाकर रेगिस्तान में नक्शे का एक टुकड़ा ढूंढा था, जिसे मैंने अपने जिंदगी भर के तजुर्बे का इस्तेमाल करके 2 हिस्सों में बांट दिया था। उसमें से एक हिस्सा तो तुम्हारे पास है, लेकिन वो दूसरा हिस्सा। हा, इवन लाफ्टर। ये सुनकर ध्रुव के कदम अचानक से रुक गए और उसने तुरंत पलटते हुए अपनी स्टोरेज अंगूठी को रगड़कर उसमें से वो नक्शे का टुकड़ा निकाला और फिर वो उसे ध्यान से देखने लगा। फिर जैसे ही ध्रुव को समझ आया कि जो नक्शा उसे मिला था उसका एक दूसरा हिस्सा भी जरूर था जो इस बूढ़े आदमी के पास ही था, तो अचानक से उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई और वो थोड़ा नाराज होने लगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद उसे नक्शे का इतना ही हिस्सा मिला था, जबकि उस दुकानदार के पास जो हिस्सा था ध्रुव उसे भी आसानी से हासिल कर सकता था। लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं था और इसलिए ध्रुव ने सबसे पहले नक्शे के उस टुकड़े को अपनी अंगूठी के अंदर डाला और फिर धीरे धीरे अपना सिर उठाकर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए कहा, आप चाहते तो मुझे ये राज नहीं बताते और मैं आपकी जिंदगी बख्श देता, लेकिन अब जो आपने ये राज अपने मुंह से उगल ही दिया है, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप आज मेरे हाथों मरना ही चाहते हैं? इस पर उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लड़के, मौत से न मुझे कभी डर लगा है और न कभी लगेगा, और इस उम्र में तो मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जी लिया। जब वुहान साम्राज्य में मेरी ताकत का दबदबा था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मौत जैसी धमकी से डर जाऊंगा? और अगर मैं मर भी गया तो भी तुम इस नक्शे का दूसरा हिस्सा कभी नहीं ढूंढ पाओगे, और क्योंकि तुम नक्शे का वो आखिरी हिस्सा नहीं ढूंढ पाओगे इसलिए तुम उसमें छिपा खजाने का राज भी नहीं पता कर पाओगे। ये कहते हुए उस आदमी की आवाज में एक जानलेवा भरोसा था, लेकिन उसकी बात सुनकर ध्रुव को उस पर काफी गुस्सा आने लगा। फिर ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए अपना गुस्सा शांत किया और फिर अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उस आदमी से पूछा, तो बताइए क्या करना चाहते हैं आप? अब आप इतना कुछ मुझे बता रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप इस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे होंगे, है न? ध्रुव के इस सवाल का जवाब देते हुए उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम काफी समझदार भी मालूम होते हो। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें ट्रेन किया है? अभी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल बाद तुम जरूर वुहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा बन जाओगे। इस तरह ध्रुव को उकसाने के बाद भी उस आदमी ने देखा था कि ध्रुव कितना शांत था, और यही देखकर वो अपने आप को ध्रुव की तारीफ करने से नहीं रोक पाया। लेकिन ध्रुव ने न तो उसकी तारीफ कबूल की और न ही उसे पूरी तरह से मना किया, बल्कि ध्रुव ने तो उसे देखकर चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा, अब बोल भी दीजिए, आपके पास नक्शे का जो हिस्सा है उसे मुझे हासिल करने के लिए क्या करना होगा? इस पर उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, सबसे पहले तो क्या तुम मेरे शरीर पर से बर्फ की ये ठंडी परत हटा सकते हो? ये सुनकर ध्रुव सोच में पड़ गया और वो लगातार उस आदमी को घूरकर देखने लगा। फिर एक पल बाद उसने आगे आते हुए बूढ़े आदमी पर जमी बर्फ की परत को सफेद रोशनी से पिघला दिया, और ऐसा करते हुए उसने उस आदमी से कहा, अगर मैं आपको एक बार हरा सकता हूं तो दूसरी बार भी ऐसा कर सकता हूं, इसलिए कोई भी चाल चलने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो अगली बार पानी की बजाय आपके खून को बर्फ बनना पड़ेगा। ये कहकर ध्रुव ने अपने हाथ की रोशनी से उस आदमी पर जमी खास किस्म की बर्फीली परत को अलग किया, जिसे खुद वो बूढ़ा आदमी जो कि एक ड्रोन था अलग नहीं कर पा रहा था। फिर जैसे ही ध्रुव ने उसके शरीर पर जमी सारी बर्फ पिघला दी तो वो एक बार फिर कुछ कदम पीछे हुआ, जिसके बाद उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए एक बार फिर उससे कहा, अब बताइए। उसकी इस बात को सुनकर बूढ़े आदमी ने आवाज में हल्के डर के साथ ध्रुव से कहा, बाप रे बाप, तुम्हारी ये रोशनी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं सही हूं तो जिस रोशनी का इस्तेमाल तुमने किया वो एक दिव्य रोशनी है ना? ये सुनकर ध्रुव ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी इस शांति को देखकर वो आदमी समझ गया कि वो बिल्कुल सही सोच रहा था। इस बात से उसकी आंखों में अलग सी खुशी दिखाई दी, लेकिन एक पल बाद वो खुशी उसकी आंखों से गायब ही हो गई और उसने तुरंत ध्रुव से एक सवाल किया, तुम्हें पता है कि मैं पहले एक शक्ति सम्राट था, है ना? इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। और ध्रुव के इस जवाब के बाद उस आदमी ने उससे आगे पूछा, तो क्या तुम्हें ये भी पता है कि मैं कौन हूँ?
ये सुनकर ध्रुव ने उस आदमी को एक बार फिर बड़े गौर से देखा, लेकिन कुछ भी समझ न आने पर ध्रुव ने उसे जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने ध्रुव को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो उसने पहले तो थोड़ी निराशा जताई, जिसके बाद उसने आवाज में गुरूर के साथ ध्रुव से कहा, मेरा नाम है युगराल। तुमने शायद मेरे इस नाम के बारे नहीं सुना होगा, क्योंकि लोग मुझे ज्यादातर बुलाते हैं बर्फ का शहंशाह। और ध्रुव ने जैसे ही उस आदमी के मुंह से बर्फ का शहंशाह सुना तो एक पल के लिए जैसे उसकी सांसें थम गई। फिर उसने अपने चेहरे पर से हैरानी हटाते हुए उस बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा, जिसे उसने काफी परेशान कर दिया था। वैसे देखा जाए तो ध्रुव हमेशा से मेसोडोरिया में ही रहा था, लेकिन फिर भी उसे बर्फ के शहंशाह के बारे पता था, क्योंकि एक वक्त पर उसकी ओहान साम्राज्य में 10 सबसे ताकतवर लोगों में गिनती हुआ करती थी। बर्फ का शहंशाह अपनी बर्फीली शक्तियों के लिए जाना जाता था और साथ ही अपने गुरूर के लिए भी। उसने एक बार गुस्से में पूरी सैनिकों की टुकड़ी को ही बर्फ में बदल कर रख दिया था, और इसके कुछ सालों बाद उसने अंबर पर्वत पर अंबर दल के पिछले लीडर के साथ मुकाबला किया था, जिसमें आखिर में तो उसकी हार हुई, लेकिन सामने वाले की जीतने में हालत खराब हो गई थी। ऐसे ही एक बार ओहान साम्राज्य और जोराल साम्राज्य ने सारे ताकतवर लोगों को अपनी ताकत का नमूना दिखाने के लिए बुलवाया था, जिसमें युगराल ने सभी लोगों को गलत साबित करते हुए अकेले ही एक शक्ति सम्राट और एक शक्तिमान को हरा दिया था। लेकिन उसके बाद न जाने बर्फ का ये शहंशाह अचानक से कहाँ गायब हो गया। अब ये नाम सिर्फ पुराने लोगों की याद में रह गया था और मौजूदा पीढ़ी के 10 सबसे ताकतवर लोग, यानी कि शक्तिशाली 10 पहले के लोगों की जगह ले चुके थे, और साथ ही सारा नाम और रुतबा भी। ध्रुव ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बूढ़ा आदमी जो रेगिस्तान के पास एक छोटी सी दुकान चला रहा होगा, वही बर्फ का शहंशाह था जिसने एक वक्त पर जोराल साम्राज्य में खलबली मचा दी थी। इस बात से ध्रुव बहुत ज्यादा हैरान था और उसे समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। वही ध्रुव को इस तरह हैरान देख युगराल ने खुश होते हुए उससे कहा, तुम्हें देखकर तो मुझे लगता है कि मेरा नाम अभी उतना पुराना भी नहीं हुआ। चलो, अच्छा है कि तुमने ये नाम तो सुन रखा है। इतने में ध्रुव ने खुद पर काबू पाते हुए युगराल से कहा, मैं सच में आपकी पहचान जानकर हैरान हूँ। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जिस शक्ति सम्राट का नाम पूरे ओहान साम्राज्य में गूंजा करता था वो इस तरह गुमनामी में जीते हुए रेगिस्तान के किनारे नक्शे बेच रहा होगा। आखिर ये हुआ कैसे? मेरा मतलब है, अभी जो ताकत आपने दिखाई वो तो द्रोण रैंक की थी, है ना? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का ये सवाल सुनते ही युगराल के चेहरे पर मायूसी छा गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव को जवाब दिया, याद करता हूँ तो खून खौलने लगता है, लेकिन इस बात को अपने तक रखकर मैं करूँगा भी क्या? इसलिए सुनो, आखिर कैसे ये शक्ति सम्राट युगराल फिसलकर ड्रोन रैंक पर आ गया? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 146 पश्चिम इलाका इतना खतरनाक क्यों है? 146 पश्चिम इलाका इतना खतरनाक क्यों है? ध्रुव का सवाल सुनकर युगराल ने उसे दिल पर पत्थर रखते हुए जवाब दिया, मैंने जब दोनों साम्राज्यों के ताकतवर लोगों के बीच हुए मुकाबले में जोराल साम्राज्य के योद्धाओं को धूल चटा दी थी, तो उसके बाद मैं टाइगर डेजर्ट आ गया। और इत्तेफाक कहो या नसीब, मुझे टाइगर डेजर्ट में नक्शे का ये टुकड़ा मिल गया, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि इसकी भनक नागोरा लोगों की रानी हिनिसा को लग गई, जो मुझे मारने के इरादे से मेरे पीछे पड़ गई थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो औरत सबसे ताकतवर शक्ति सम्राटों में आती है, और अच्छा है कि नागोरा लोगों के पास और कोई ताकतवर योद्धा नहीं है, वरना वो इंसानों पर कब का हमला कर चुके थे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर युगराल ने एक गहरी सांस ली और फिर देखा कि ध्रुव उसकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। ये देखकर युगराल ने उससे आगे कहा, मेरे और नागोरा लोगों की रानी के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें मैं बहुत बुरी तरह से हार गया था, लेकिन किस्मत से उसके चंगुल से भागने में कामयाब हुआ, और इस दौरान उस औरत ने मुझ पर खास सांप के श्राप वाली सील तकनीक से हमला कर दिया, जिस वजह से न सिर्फ मैं एक पल में बूढ़ा हो गया, बल्कि मेरी ताकत भी कम होकर द्रोण रैंक पर आ गई। यही वजह है कि मैं इतने सालों से यहाँ छुपा हुआ हूँ और उस नक्शे के टुकड़े को इस उम्मीद से रखा हूँ कि शायद उसमें मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मेरा ये श्राप कैसे भी करके टूट जाए। लेकिन मेरे पास नक्शे का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस राज का पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो नक्शा किस खजाने का है। इतने में ध्रुव को अचानक समझ आने लगा कि शायद युगराल ये सब बताकर उससे मदद मांगना चाह रहा था, इसलिए उसने हड़बड़ाते हुए सवाल किया, कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि इस सील को तोड़ने में मैं आपकी मदद करूं?
इस पर युगराल ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को तुरंत जवाब दिया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। लेकिन ये सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई क्योंकि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तैयार नहीं था। यही सोचते हुए उसने युगराल से कहा, मेरे ख्याल में आप मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर मानते हैं, लेकिन मुझे कोई करिश्माई सील तोड़ना नहीं आता। वही ध्रुव की बात सुनने के बाद युगराल ने उसे समझाते हुए कहा, देखो तुम्हें उसकी फिक्र करना की जरूरत नहीं है। पिछले 20 से ज्यादा वक्त तक इसका तोड़ खोजते रहने के बाद मैंने आखिरकार ऐसी दवा ढूंढ ली है जिससे ये सील टूट सकती है और मैं वापस पहले जैसा ताकतवर हो सकता हूँ। इस पर ध्रुव ने बिना ज्यादा सोचे सीधे युगराल को शांडिल के पास जाने के लिए कहा, मेरे ख्याल में आपको गोलियों के राजा शांडिल के पास जाना चाहिए। पूरे ओहान साम्राज्य में अगर कोई सबसे अच्छी दवा बनाता है तो वो हकीम शांडिल ही है। मैं तो सिर्फ एक मामूली सा रैंक 2 का हकीम हूँ। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर युगराल ने अपनी नजरें नीचे कर आह भरते हुए उससे कहा, वो मेरी मदद नहीं कर पाएगा। इस खास दवा को बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि इसे बनाने वाले के पास दिव्य रोशनी हो और हकीम शांडिल के पास दिव्य रोशनी नहीं है। ये सुनकर ध्रुव काफी हैरान हो गया कि आखिर ये ऐसी कौन सी गोली थी जिसे बनाने के लिए दिव्य रोशनी जैसी ताकत की जरूरत थी। तभी युगराल ने देखा कि ध्रुव सोच में पड़ गया था, इसलिए युगराल ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, सच कहूं तो मैं तुम्हें नक्शे के उस दूसरे टुकड़े के बारे में नहीं बताने वाला था, लेकिन जब तुमने उस घनी सफेद रोशनी का इस्तेमाल आखिर में किया तो उसे देखकर मेरा मन बदल गया। इसलिए अगर तुम वो दवा बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें नक्शे का दूसरा टुकड़ा भी दे दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं बर्फ का शहंशाह युगराल ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाकी तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एक शक्ति सम्राट पर एहसान करना कितना फायदेमंद साबित होता है। ये सुनते ही ध्रुव ने अपनी नजरें ऊपर की और वो युगराल की मदद करने में दिलचस्पी लेने लगा। इसी दिलचस्पी के साथ उसने धीमी आवाज में युगराल से पूछा, अच्छा वैसे आप जिस गोली का जिक्र कर रहे हैं वो कौन से रैंक की गोली है? अपने मकसद में ध्रुव की दिलचस्पी को भांपते हुए युगराल ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, रैंक 6 इंचेस। ये सुनते ही ध्रुव की आंखें अचानक बड़ी हो गई और उसने अपना सिर हिलाकर युगराल को इस काम के लिए साफ मना करते हुए कहा, रैंक 6? आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे? अच्छा चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास दिव्य रोशनी है, लेकिन उसके बावजूद मैं तो सिर्फ एक रैंक 2 का हकीम हूँ। मैं रैंक 6 की दवा बना ही नहीं पाऊंगा। तभी ध्रुव के चेहरे पर हल्की मजबूरी देखते हुए युगराल ने चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे लगता है कि तुमने जिस शक्ति का इस्तेमाल किया था वो रैंक 2 का हकीम तो नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम्हारे अंदर शक्तियों का एक अलग ही पिटारा है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। ये सुनकर ध्रुव समझ गया कि युगराल काफी ज्यादा चालाक था, जो उसने इस बात का पता लगा लिया था। लेकिन फिर भी ध्रुव अच्छी तरह से जानता था कि युगराल उसके और विदुर के राज के बारे में तो बिल्कुल नहीं जान पाएगा। यही सोचने के बाद ध्रुव ने मन ही मन विदुर से सवाल करते हुए कहा, आचार्य आपका क्या कहना है इस बारे में? वही ध्रुव का ये सवाल सुनकर विदुर ने बिना देर किए उसे तुरंत जवाब देते हुए कहा, चाहे जो हो जाए ध्रुव, वो दूसरा टुकड़ा भी सुलगते कमल की रोशनी का नक्शा है और उसे हमें किसी भी हाल में हासिल करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम्हारे फ्लेम मंत्र को विकसित कर उसे और बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। विदुर की इस बात में साफ साफ जवाब न पाते हुए ध्रुव ने उनसे सवाल किया, तो क्या इसका मतलब मैं इन्हें हाँ कह दूं? इस पर विदुर ने बिना कुछ सोचे ध्रुव को जवाब दिया, हाँ, इसे वादा कर दो। और वैसे भी शक्ति सम्राट पर अपना एहसान चढ़ाना एक बहुत फायदेमंद चीज है। ये सुनकर ध्रुव युगराल को हाँ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने विदुर से एक और सवाल किया, लेकिन आचार्य मुझे डर है कि अगर काम खत्म होने के बाद ये बूढ़ा आदमी वापस पहले जैसा जवान और ताकतवर हो गया तो कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे देगा? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव की इस परेशानी को देख विदुर ने मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, फिक्र मत करो ध्रुव, मैं हूं न तुम्हारे साथ हर वक्त हर पल, और मेरे रहते अगर इस आदमी ने अपनी शक्तियां वापस हासिल कर भी ली तो भी ये तुमसे नक्शे का वो टुकड़ा नहीं छीन पाएगा। साथ ही जब हम दवा बनाएंगे तो हम इस चीज की भी तैयारी कर लेंगे कि अगर कल को ये अपनी जुबान से मुकर गया तब हम क्या करेंगे। विदुर के मुंह से ये बातें सुनकर ध्रुव ने एक राहत की सांस ली और फिर उसने अपनी नज़र सामने खड़े युगराल की तरफ कर मुस्कुराते हुए उससे कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और फिर जैसे ही युगराल ने ध्रुव को हाँ कहते देखा तो उसने भी एक राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर ढेर सारी खुशी छलक पड़ी।
तभी उसे मुस्कुराते देख ध्रुव ने उसे समझाते हुए आगे कहा, मुझे उस दवा का नुस्खा दीजिए, और हाँ, आपको हकीम से दवा बनवाने का नियम पता है ना? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि जड़ी बूटियां आप ही लेकर आएंगे। ये सुनकर युवराज मुस्कुराने लगा क्योंकि वो पहले से ये नियम अच्छी तरह से जानता था। यहाँ तक कि उसने बहुत सी चीजें इकट्ठा कर भी ली थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसके बारे में सोचते हुए युवराज अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाने लगा, और फिर उसने ध्रुव से हल्की शर्म के साथ कहा, देखो वैसे तो मैं दवा के लिए लगभग सारा सामान इकट्ठा कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज मुझे अभी भी नहीं मिल पाई है। युवराज की ये बात सुनकर ध्रुव ने उससे तुरंत सवाल किया, और वो चीज क्या है? वही ध्रुव के इस सवाल पर युवराज ने उसे जवाब देते हुए कहा, उस खास जड़ी बूटी का नाम है रेतीला धतूरा, और ये सिर्फ टाइगर डेजर्ट के सबसे गर्म इलाकों में पाया जाता है। और मेरे ख्याल में तुम्हें ये तो समझ आ ही गया होगा कि मेरी बर्फीली शक्तियां रेगिस्तान के उस इलाके में कमजोर पड़ जाती है, और साथ ही हिनिसा का श्राप भी मेरे लिए एक बड़ी परेशानी बना रहा। इसलिए अगर मैं टाइगर डेजर्ट के उस इलाके में जाता तो उसे जरूर मेरी भनक लग जाती, और फिर तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। ये कहते हुए युवराज हल्की बेइज्जती महसूस कर रहा था, जिसे समझते हुए ध्रुव ने उससे पूछा, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जाकर वो चीज़ लेकर आऊं? क्योंकि पहले ही मैं आपकी इतनी मुश्किल दवा बनाने में मदद कर रहा हूं, और इसके अलावा अब मैं आपके लिए टाइगर डेजर्ट जैसी खतरनाक जगह पर जाकर वो जड़ी बूटी पहले ढूंढूं, और फिर अपनी जान पर खेलकर उसे यहाँ लेकर आऊं ताकि उसमें से दवा बना सकूं जिसका पूरा फायदा आप उठाएंगे। आपको नहीं लगता कि आप नक्शे के उस छोटे से टुकड़े के बदले बहुत कुछ मांग रहे हैं? ये सुनकर युवराज मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने कुछ पल शांत रहकर ध्रुव से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज भी बताऊंगा जो जरूर तुम्हारे काम आ सकेगी। युवराज को ऐसा कहते देख ध्रुव ने तुरंत उससे सवाल किया, कैसी चीज? आज से बताइए। इस पर युवराज ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, वैसे वो कोई चीज तो नहीं है, लेकिन एक बहुत खास चीज की जानकारी है, और वो खास चीज है दिव्य रोशनी। मेरे ख्याल में इतनी जानकारी काफी रहेगी न तुम्हें रेगिस्तान भेजकर धतूरा ढूंढवाने के लिए। दिव्य रोशनी। ध्रुव ने जैसे ही युवराज के मुंह से ये दो लफ्ज सुने तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, जिसके साथ वो लगातार युवराज को घूरते हुए देख रहा था। ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कह पाया, और उसे इस हाल में देखकर युवराज ने मन ही मन राहत की सांस लेने के बाद मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर तो मुझे लगता है कि तुमने टाइगर डेजर्ट की दिव्य रोशनी के बारे में पहले भी सुना है न? इस पर ध्रुव ने तुरंत हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन क्या आपको सच में पता है कि मुझे टाइगर डेजर्ट में दिव्य रोशनी कहाँ मिल सकती है? ये सुनकर युवराज ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं नक्शे बनाता हूँ, और इसलिए मैं पूरा टाइगर डेजर्ट अच्छी तरह से घूम चुका हूँ। किस्मत से एक दिन मुझे दिव्य रोशनी के बारे में पता चल गया, और मैं इस खबर का इस्तेमाल करते हुए बहुत से रास्ते अच्छी तरह से देख चुका हूँ। वो बात अलग है कि मुझे ये पता नहीं कि दिव्य रोशनी कहाँ पर है, लेकिन मैं अंदाजे से ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वो कहाँ होनी चाहिए। और सच कहूँ तो मेरे बिना अगर कोई दिव्य रोशनी ढूंढना चाहे तो साल भर की तलाश के बाद भी उसके लिए दिव्य रोशनी ढूंढना नामुमकिन रहेगा, ये मेरा दावा है। ये कहकर युवराज ने सांस लेते हुए देखा कि ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उसकी बात समझने का इशारा किया। ये देखकर युवराज ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए सवाल किया, तो क्या कहते हो तुम? अगर तुम रेतीला धतूरा हासिल करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी दिव्य रोशनी ढूंढने में मदद करूंगा। ये सुनकर ध्रुव ने बिना कुछ सोचे उसे तुरंत जवाब देते हुए कहा, तो सौदा पक्का रहा। ध्रुव ये कहते वक्त बिल्कुल नहीं झिझक रहा था, क्योंकि दिव्य रोशनी एक ऐसी अनोखी चीज थी जिसके लिए ध्रुव एक बहुत बड़ी रकम भी चुकाने को तैयार था। और जैसे ही युवराज ने देखा कि ध्रुव उसकी बात मान गया था तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, और फिर अपनी जेब में से एक पुराना दिखता कागज निकालकर उसे ध्रुव के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं बहुत सी जगह उस रोशनी की तलाश कर चुका हूँ, और इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये रोशनी 3 जगहों में से किसी भी जगह पर हो सकती है। ये सुनते हुए ध्रुव ने वो कागज अपने हाथ में लिया, और फिर उसे धीरे से खोलकर जैसे ही देखा तो उसे समझ आया कि वो कागज टाइगर डेजर्ट का एक बड़ा सा नक्शा था, लेकिन ये कोई आम नक्शा नहीं था, बल्कि इसमें तो खास चीजें भी लिखी हुई थी, जैसे रेगिस्तान में पानी कहाँ कहाँ मिल सकता था, और उस बड़े से टाइगर डेजर्ट में कहाँ कहाँ नागोरा लोग फैले हुए थे। तभी ध्रुव को वो नक्शा खोलते देख युवराज ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, क्या तुम्हें उस नक्शे में 3 आग जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं?
उसके मुंह से ये सुनते ही ध्रुव ने तुरंत उस नक्शे पर 3 आग जैसे निशान ढूंढने शुरू किए और तभी उसे 3 निशान दिखाई दिए, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में और एक उत्तर दिशा में। फिर युगरल ने ध्रुव के पास आकर नक्शे पर बने आग के निशान की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, ये वो 3 जगहें हैं जहां पर दिव्य रोशनी मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। मेरा मतलब है कि ये 100% तो वही जगह नहीं है, लेकिन इस इलाके के आसपास जरूर हो सकती है। और मेरे ख्याल से पूरे रेगिस्तान में दर दर भटकते रहने से तो बेहतर है कि 3 जगहों को अच्छी तरह देख लिया जाए। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो भी जानता था कि भले ही उसके पास आचार्य विदुर जैसा कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बावजूद उस बड़े से टाइगर डेजर्ट में दिव्य रोशनी का पता लगाने में काफी वक्त लग सकता था, क्योंकि टाइगर डेजर्ट आम रेगिस्तानों से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इसलिए युगराल के नक्शे की मदद से कुछ हो न हो, लेकिन ध्रुव का काफी कीमती वक्त जरूर बच जाएगा। तभी अचानक युगराल की उंगली नक्शे के पश्चिमी निशान पर आकर रुक गई और उसने थोड़ा घबराते हुए ध्रुव से कहा, एक बात का जरूर ध्यान रखना, पहले तुम पूर्वी और उत्तरी दिशा के निशानों को अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि पश्चिमी दिशा में जो निशान बना है वहां अगर न जाना पड़े तो ही बेहतर होगा, क्योंकि वो इलाका बहुत खतरनाक है। ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत युगराल से सवाल करते हुए कहा, लेकिन क्यों? पश्चिम इलाका इतना खतरनाक क्यों है? ये सुनकर युगराल के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और उसकी आंखों में किसी चीज का खौफ नजर आने लगा। इसी खौफ के साथ हल्की कांपती आवाज में युगराल ने ध्रुव से कहा, क्योंकि वो इलाका खुद नागरानी हिनिसा का है। आखिर क्यों युगराल ध्रुव को नागरानी हिनिसा से दूर रहने की सलाह दे रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर .147 टाइगर डेजर्ट का मुश्किल साफा। युगराल के चेहरे पर ध्रुव का सवाल सुनकर परेशानी झलकने लगी और उसकी आंखों में किसी चीज का खौफ नजर आने लगा। इसी खौफ के साथ हल्की कांपती आवाज में युगराल ने ध्रुव से कहा, क्योंकि वो इलाका खुद नागरानी हिनिसा का है और तुम जैसे ही उसके इलाके के अंदर जाओगे तो वो तुम्हारी शक्तियों को महसूस कर लेगी। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास शक्तियों का पिटारा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि तुम उस खतरनाक और बेरहम हिनिसा से बचकर जिंदा वापस लौट पाओगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी खतरे का डर था, जिसे समझते हुए ध्रुव ने सिर हिलाकर उसे जवाब दिया, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे उस इलाके में न जाना पड़े। ये कहकर उसने युगराल को भरोसा जरूर दिला दिया था, लेकिन मन ही मन वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे बाकी दोनों जगहों पर दिव्य रोशनी का नामो निशान नहीं मिला तो उसे पश्चिमी इलाके में जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो जगह बहुत से खतरों से ही क्यों न भरी हो। ध्रुव हिनिसा के खतरे से घबरा नहीं रहा था, क्योंकि उसके लिए दिव्य रोशनी हासिल करना बहुत जरूरी था और इसके लिए वो किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार था। फिर जैसे ही ध्रुव ने वो नक्शा अपने पास रख लिया तो ये देखकर युगराल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। जितना मुझे पता था मैंने वो सब तुम्हें बता दिया और अब उम्मीद करता हूँ कि जब तुम वापस लौटोगे तो तुम दिव्य रोशनी और रेतीला धतूरा दोनों हासिल कर चुके होगे। रही बात दवा के नुस्खे और नक्शे के बचे हुए टुकड़े की, तो वो मुझे अपने पास ही रखने दो ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इस पर ध्रुव ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए युगराल से कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ और मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपकी दुकान को कुछ ज्यादा ही गंदा कर दिया। ये सुनकर युगराल ने अपनी नजरें घुमाते हुए दुकान में फैली गंदगी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, कोई बात नहीं, मैं इतने सालों से यहाँ अकेले रहने के बाद बहुत पक गया हूँ। अगर तुम इस जगह को इस तरह बर्बाद न करते तो भी मैं कुछ दिनों में यहाँ से चला जाता। युगराल की बात सुनकर ध्रुव ने भी उन्हें देखते हुए एक मुस्कुराहट दी, जिसके बाद उसने अपने हाथ हिलाकर युगराल को अलविदा कहा और फिर वो सीधे दुकान के दरवाजे से बाहर चला गया। वही ध्रुव को दरवाजे से इस तरह जाते देख युगराल एक पल के लिए शांत रहा, जिसके बाद उसने दुकान में फैली गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर उस पुरानी सी दुकान के दरवाजे से निकलते ही ध्रुव की आंखों में सूरज की तेज रोशनी चुभने लगी, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके दिमाग में इस वक्त यही बात घूम रही थी कि पिछले 2 घंटे उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। वो डेजर्ट सिटी में आया ही था और नक्शा खरीदने के लिए वो जैसे ही इस दुकान में घुसा तो उसे वहां इतना ताकतवर योद्धा मिल गया जो न जाने कितने सालों से लापता था। ये बात ध्रुव के लिए किसी किस्से से कम नहीं थी, जिसके बारे में सोचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ही किसी दुकान में घुसने पर मुझे एक ऐसा योद्धा मिल जाएगा जो कभी शक्ति सम्राट हुआ करता था।
ये कहकर उसके दिमाग में एक सवाल आया और उसने तुरंत अपनी काले रंग की अंगूठी की तरफ देखते हुए विदुर से सवाल किया, आचार्य, आपका क्या कहना है? क्या हम इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? इस पर विदुर ने अंगूठी में से ध्रुव को जवाब दिया, देखो उसकी सील वाली बात तो बिल्कुल सच थी, क्योंकि वो चाहकर भी ज्यादा ताकत नहीं लगा पा रहा था। और अगर तुम्हारा सवाल ये है कि क्या हम उसके दिए गए नक्शे पर भरोसा कर सकते हैं, तो इसका जवाब तो हमें उसके बताए रास्ते पर चलने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि ये नक्शा हमारे बहुत काम आएगा। इसमें जहाँ जहाँ आग के निशान बने हैं, मैं वहाँ गया ही नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। लेकिन मुझे डर है कि क्योंकि मैं उस जगह पर गया ही नहीं था, इसलिए मैं ये दावा भी नहीं कर सकता कि वो जगह खतरे से खाली है या फिर नहीं। इतना कहकर विदुर एक पल के लिए कुछ सोचने लगे, जिसके बाद उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा, हम इस आदमी के इरादों की सच्चाई का पता नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार हम टाइगर डेजर्ट के अंदर चले जाए तो फिर इस बात का खास ध्यान रखना कि हम आंख बंद करके इस नक्शे के बताए रास्ते पर न चले, बल्कि थोड़ा सोच समझकर अपना रास्ता ढूंढें। वैसे मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तो ऐसी बहुत सी जगहें थी जो मेरे किसी काम की नहीं थी, इसलिए हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ध्रुव ने भी कुछ सोचा और फिर अपन सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए विदुर को जवाब दिया, ठीक है आचार्य, अगर ऐसा है तो मैं आज रात आराम करने से पहले सारा ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लेता हूँ और कल सुबह हम टाइगर डेजर्ट के लिए निकलेंगे। ये कहकर ध्रुव मुस्कुराते हुए पास की दवा दुकान की ओर चलने लगा। आज जो कुछ भी उसे मिला था वो उससे वैसे ही बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसे न सिर्फ सुलगते कमल की रोशनी के नक्शे का एक टुकड़ा मिल गया था, बल्कि उसे एक दूसरी दिव्य रोशनी के बारे में भी काफी कुछ पता चल गया था। इस वजह से ध्रुव जल्द से जल्द टाइगर डेजर्ट जाकर उस रोशनी को ढूंढने के लिए बेताब होने लगा था। फिर कुछ दूर पैदल चलने के बाद ध्रुव आखिरकार उस दवा दुकान पर आ पहुंचा और वहां जाकर उसने कुछ ऐसी दवाएं खरीदी जो सांपों को दूर भगाने के काम आती थी। वो जब दवा खरीद रहा था तो उसने दवा बेचने वाले बूढ़े आदमी को बड़े गौर से देखा, जिस वजह से वो आदमी थोड़ा हड़बड़ाने लगा था। फिर जैसे ही ध्रुव को समझ आया कि वो आदमी उसकी ही वजह से हड़बड़ा रहा था, तो उसे अपनी गलती का एहसास करते हुए दवा की कीमत चुकाकर वहां से दवा लेकर बाहर आना ही सही समझा। सच तो ये था कि ध्रुव उस आदमी को इसलिए घूर घूर कर देखा रहा था क्योंकि उसे लगा कि कहीं ये दुकानदार भी युगराल की तरह कोई महान हस्ती तो नहीं था जो यहाँ छुपकर दुकान चला रहा था। लेकिन फिर सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर बहुत से ऐसे ताकतवर लोग थे जो अपने घरों से काफी दूर आ गए थे और शायद इस शांति के लिए जो इस शहर में थी। लेकिन इस शहर से लगे हुए रेगिस्तान में एक बहुत ही खतरनाक इलाका था जिससे सभी बहुत दूर रहना चाहते थे। फिर ध्रुव ने कल सुबह निकलने के पहले तैयारियां करना शुरू कर दिया। इसलिए सबसे पहले तो उसने सांपों को भगाने वाली दवा अच्छे से अपने पास रखी और फिर उसने एक दुकान में जाकर वहां से ढेर सारा साफ पानी खरीदा, जिसे उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। और फिर आखिर में जब उसकी तैयारियां खत्म हुई तो उसने एक चैन की सांस लेते हुए एक अच्छा सा होटल ढूंढा, जहां जाकर उसने आराम करते हुए वो रात गुजारी। जैसे जैसे रात जाने लगी तो तेज चलता सूरज एक बार फिर आसमान के शिखर पर चढ़ने लगा, जिससे रेगिस्तान और उसके आसपास का इलाका फिर से बहुत ज्यादा गर्माने लगा। इस गर्मी से ध्रुव की नींद खुली और वो तैयार होकर उस होटल के बाहर निकला और उसने ऐसा करते ही सबसे पहले अपनी स्टोरेज अंगूठी में झांक कर देखा कि उसमें 50 ताकत बढ़ाने वाली गोलियां रखी हुई थी। ये गोलियां विदुर ने रात भर जागकर तैयार की थी। ध्रुव जानता था कि टाइगर डेजर्ट में ट्रेन करने के लिए ये गोलियां सबसे जरूरी चीज थी। फिर ध्रुव ने सड़क पर खड़े खड़े बाकी सारी चीजों को भी चेक किया और फिर उसने अपनी पीठ पर काले रंग की तलवार टांगकर एक गहरी सांस लेते हुए टाइगर डेजर्ट की तरफ जाना शुरू किया। इस दौरान ध्रुव के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात जज्बे के साथ गूंज रही थी, मैं किसी भी हालत में दिव्य रोशनी को हासिल करके रहूंगा। ये कहकर वो सड़क पर चलता रहा और वहां खड़े सभी सिपाहियों की इज्जत भरी नजरों से होकर गुजरता गया। फिर कुछ देर यूं ही चलने के बाद ध्रुव आखिरकार डेजर्ट सिटी से बाहर चला गया और बाहर निकलते ही उसने धूप की तेज रोशनी से सुनहरा दिखता रेगिस्तान देखा। उसके बाद उसने अपने इरादों और जज्बों को मजबूत करना शुरू किया, क्योंकि वो अब एक रोमांचक और खतरनाक सफर पर निकलने वाला था। इसके कुछ देर बाद रेगिस्तान में एक रेत का तूफान उफन रहा था, जिसमें हकीम का जादुई कोट पहनकर ध्रुव धीरे धीरे चलता जा रहा था।
वही उसके पैरों से रेत पर निशान पड़ रहे थे, जो अगले ही पल तूफान की वजह से मिटने लगते। टाइगर डेजर्ट ध्रुव की सोच से भी ज्यादा मुश्किल निकला, क्योंकि तूफान के अलावा उसे तेज धूप का भी सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसे अपने पैरों के नीचे की रेत किसी अंगारे से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही ध्रुव अपना अगला कदम रखता तो उसके चेहरे पर जलन का दर्द झलकने लगता। इसी मुश्किल में ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसके चेहरे पर तूफान की वजह से लगातार रेत के टुकड़े आते गए। वही ध्रुव भी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से जैसे तैसे खुद को आगे बढ़ाता जा रहा था। उसकी शक्तियां उसके लिए किसी कमजोर कवच जैसा बचाव कर रही थी, क्योंकि वो रेगिस्तान पार करने में ही अपनी ज्यादा शक्तियां नहीं खर्च कर सकता था। और अगर वो ऐसा करता तो न जाने उसे ताकत बढ़ाने वाली कितनी गोलियां खानी पड़ जाती, और अगर कभी दिव्य रोशनी उसके सामने आ जाती तो उस वक्त शायद उसके पास गोलियों की कमी पड़ जाती। ध्रुव को इस वक्त अगर किसी की खुशी थी तो वो ये बात थी कि लगातार तेज धूप की वजह से उसके शरीर की पर्पल रोशनी धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही थी। और रेगिस्तान में तकरीबन आधा दिन बिता लेने के बाद ध्रुव को समझ आने लगा कि उसकी पर्पल रोशनी के लिए आज का दिन बहुत फायदेमंद रहा। ऐसे ही ध्रुव लगातार चलता गया और अपने माथे पर बार बार आते पसीने को पोंछता गया। उसके होंठ भी काफी सूख गए थे, इसलिए उसने अंगूठी से पानी निकाल कर पिया और फिर उसने नक्शा देखकर मुस्कुराते हुए विदुर से कहा, आचार्य, सुबह से अभी तक हम इस नक्शे के रास्ते पर नहीं चले और काफी मुश्किलें देखनी पड़ गई, तो अब आप क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? इस पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए ध्रुव से कहा, यह भी कोई पूछने की बात हुई। अब तो उस नक्शे का रास्ता ही चुनो, क्योंकि अब तुमने रेगिस्तान का थोड़ा स्वाद तो चख ही लिया है। ये सुनते ही ध्रुव ने चेहरे पर हैरानी के साथ विदुर से कहा, इसे थोड़ा स्वाद नहीं कहते आचार्य, इसे पेट भर के रेत खाना कहते हैं। खैर, नक्शे के हिसाब से हम 3 जगहों पर जा सकते हैं और युगराल के हिसाब से हमें एक जगह आखिर में चुननी चाहिए। अब ये बताइए कि आप क्या कहते हैं कि हम पहले कहाँ जाए? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव के इस सवाल पर विदुर ने ज्यादा नहीं सोचा और ध्रुव से तुरंत कहा, हमें पूर्वी दिशा में बने निशान की तरफ चलना चाहिए। और आचार्य विदुर की बात सुनते ही ध्रुव ने नक्शे के पूर्वी हिस्से को अच्छी तरह से पढ़ा। उसके बाद उसने नक्शा देखते हुए विदुर से कहा, इस नक्शे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें उस पूर्वी इलाके में पहुंचने में 10 दिन के आसपास लग जाएंगे। इस पर आचार्य विदुर ने ध्रुव की हैरानी को देखकर हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो चलते हैं। वैसे इस गर्म रेगिस्तान में तो चलना भी ट्रेनिंग के ही बराबर है, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने आह भरते हुए आसमान में जलते सूरज को देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए चुपचाप उस नक्शे को वापस अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। ऐसा करने के बाद ध्रुव ने अपनी पीठ पर टंगी तलवार को छुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ध्रुव ने सोचा कि इतनी देर तक सूरज की गर्मी झेलने के बाद भी वो तलवार अभी तक ठंडी थी, इसलिए उसने अपनी तलवार को अपनी पीठ पर ही टांगा रखा था। लेकिन अगर वो तलवार गर्म हो जाती तो ध्रुव उसे जरूरी अंगूठी के अंदर डाल देता। इसके बाद ध्रुव ने माथे से पसीना पोंछकर चलना शुरू किया ही था कि उसे कुछ महसूस हुआ और अचानक से उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने तुरंत अपनी पीठ पर से तलवार निकालते हुए उसे अपने पैरों के बिल्कुल नजदीक की रेत पर जोर से गड़ा दिया, जिससे रेत के अंदर से एक तेज आवाज निकली, तारानकन स्कॉर्पियन। इस आवाज के तुरंत बाद ध्रुव ने हाँफते हुए तुरंत वो भारी तलवार रेत से बाहर निकाली और देखा कि उस पर खून जैसी चीज के निशान बने हुए थे। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल कर रेत के अंदर दबी चीज को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए देखा कि वो एक छोटा तिलिस्मी जानवर था जो अब मर चुका था, और ये तिलिस्मी जानवर था एक रेतीला तिलिस्मी बिच्छू जो सिर्फ टाइगर डेजर्ट में ही पाया जाता था। ये जानवर आमतौर पर रेत के अंदर छुपे रहते थे और किसी के आने का इंतजार करते थे। फिर जैसे ही कोई इनके बिल्कुल नजदीक आता तो ये अपने डंक से उनके शरीर में एक ऐसा जहर छोड़ देते थे जिससे सामने वाले को दिल का दौरा पड़ सकता था और कभी कभी तो सामने वाला मर भी सकता था। ये जानवर रेत में खुद को इतनी अच्छी तरह से छुपाया करते थे कि जो लोग अपना ज्यादातर वक्त इस रेगिस्तान में ही बिताया करते वो भी अच्छी तरह से इनका पता नहीं लगा पाते थे और कभी कभी उनका शिकार बन जाते थे। ये तिलिस्मी जानवर वैसे तो रैंक 1 का भी नहीं था, लेकिन इसका डंक काफी दर्दनाक होता था। यही सोचते हुए ध्रुव ने उस तिलिस्मी बिच्छू को देखा और फिर उसका जहरीला डंक बड़े ध्यान से काटते हुए उसे एक हरे रंग की बोतल में रखकर अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल लिया।
जिसके बाद वो अपना सिर उठाकर सीधे टाइगर डेजर्ट के पूर्वी इलाके की ओर चलता रहा, जहां युगराल के मुताबिक दिव्य रोशनी मिलने के चांसेस थे। धीरे धीरे ध्रुव को रेगिस्तान में बहुत अकेलापन महसूस होने लगा और इस वजह से उसे ये ट्रेनिंग अचानक से काफ़ी कठिन लगने लगी थी। उसे अच्छी तरह से याद था, जब वो तिलिस्मी जानवरों के इलाके में ट्रेन करता था तब भी उसे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन इस रेगिस्तान में उसे अपने आसपास लगातार रेतीले तूफान दिख रहे थे और लोगों को तो ध्रुव भूल ही गया था। लेकिन यहाँ तो ज्यादा तिलिस्मी जानवर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। इस अजीब से माहौल में भी ध्रुव अपने दिमाग को काबू करते हुए चुपचाप आगे बढ़ता गया। फिर जैसे तैसे रेगिस्तान में रात गुजारने के बाद जब ध्रुव अगले दिन टाइगर डेजर्ट में चल रहा था, तो उस दिन से उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई थी। आचार्य विदुर के कहने पर ध्रुव ने घुटने तक के शॉर्ट्स पहन रखे थे और उसका ऊपरी शरीर किसी भी कपड़े से ढका हुआ नहीं था। वैसे तो ध्रुव को आचार्य की ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि विदुर ने तो ठान कर रख लिया था कि वो ध्रुव को जितनी ज्यादा धूप दिला सके वो जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि ज्यादा धूप का मतलब था कि ध्रुव की शक्तियां और ज्यादा ताकतवर हो जाती। क्या ध्रुव टाइगर डेजर्ट के कठिन माहौल में भी खुद को ट्रेन कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 148 हम्पार नागोरा लोगोन ने हमला कर दिया। टाइगर डेजर्ट नाम के सुनहरे रेगिस्तान में ध्रुव इस वक्त घुटने तक की पंख पहनकर चल रहा था और उसकी पीठ पर से लगातार पसीना टपके जा रहा था। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक अलग दर्द और परेशानी झलक रही थी, क्योंकि वो रेगिस्तान भट्टी जैसा गर्म था। उसके बगल में विदुर मुस्कुराते हुए चल रहे थे और उन्होंने अपने हाथ में एक हरे रंग की बोतल रखी हुई थी जिसमें लाल रंग का लिक्विड रखा हुआ था। तभी अचानक विदुर ने उस बोतल को टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए उसमें से 2 बूंद जलने वाला खून ध्रुव की पीठ पर गिराया। पीठ पर गर्म जलने वाला खून गिरते ही ध्रुव के दांत कड़कड़ाने लगे और उसकी पीठ का रंग धूप की वजह से बदलकर लाल हो गया। फिर ध्रुव ने दर्द में अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर लिया ताकि वो दर्द सहन कर पाए। ये देखकर विदुर ने ध्रुव की पीठ पर वो खून फैलाते हुए उससे कहा, इस गर्म जलने वाले खून का इस्तेमाल रेगिस्तान में करने से तुम्हें बहुत फायदा होगा ध्रुव, इतना फायदा जितना इससे तुम्हें तिलिस्मी जानवरों के इलाके में नहीं हुआ था। वैसे देखा जाए तो ये तरीका उससे ज्यादा मुश्किल भी है, लेकिन तपती धूप के साथ इसका असर वाकई में लाजवाब होता है। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे लिए तो ये सोने पर सुहागा है, क्योंकि तुम अग्नि मूल शक्ति वाले हो और अग्नि मूल शक्ति वालों की स्किन गर्मी की वजह से इसकी ताकत को अच्छी तरह सोख पाती है। विदुर की समझाइश सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और उस गर्म रेत पर चलते हुए अपनी शक्तियों पर ध्यान देने लगा। इतने में अचानक विदुर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव अब बारी है खास पोजीशन की। और विदुर के मुंह से ये सुनते ही ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर मन ही मन न चाहते हुए भी उसने अपना सिर सीधे उस गर्म रेत के अंदर घुसा लिया। उसकी इस खास ऑस्ट्रिच जैसी ट्रेनिंग के लिए उसे विदुर ने समझाया था कि अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे अपने सिर के अंदर वो गर्म शक्तियां लेनी होगी जो सूरज दिन भर से रेत की तरफ फेंक रहा था। रेत के अंदर अपना सिर डालते ही ध्रुव अचानक से थम सा गया। उसने महसूस किया कि आसपास के रेतीले तूफानों की आवाज़ भी उसे अब सुनाई नहीं दे रही थी। इस वजह से उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होता गया और जमीन की रेत को मसलते हुए वो लगातार अपनी पीठ पर लाल रंग का जलने वाला खून दिलवाता रहा। साथ ही ध्रुव को ये भी साफ साफ समझ आ रहा था कि उसका शरीर धूप की वजह से जलने वाले खून को ज्यादा जल्दी सोख पा रहा था और ये उसे मन ही मन अच्छा लग रहा था। फिर ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने शरीर में बहती शक्तियों को अपनी नाभि में बसे शक्तियों के बवंडर की तरफ भेजना शुरू किया, जहां वो इन शक्तियों को पर्पल तिलिस्मी रोशनी से मिलवाना चाह रहा था। उसके बाद इसी तरह ये कठिन ट्रेनिंग चलती रही और ध्रुव ने महसूस किया कि जैसे ही ध्रुव का शरीर उसकी पीठ पर गिरे लाल लिक्विड को सोख लेता था, तो उसके शक्तियों के बवंडर के पास एक पर्पल कलर की बूंद दिखाई पड़ने लगती, जो बहकर सीधे शक्तियों के बवंडर में घुस जाया करती और उस पर्पल तिलिस्मी रोशनी से मिल जाती। वही ध्रुव अब तक ये भी समझ गया था कि जब वो ऐसी 15 बूंदों को इकट्ठा कर लेगा तो वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो 2 सितारों पर पहुंच सकता था। फिलहाल गौर से देखने पर उसने पाया कि उसके पास 13 बूंदें जमा हो गई थी। इसका मतलब 2 पर्पल बूंद और इकट्ठा होने के बाद ध्रुव 2 सितारों वाला दक्ष बन सकता था। यही सोचते हुए दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, बहुत जल्द, बहुत जल्द। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत अपना सिर मिट्टी में से बाहर निकाला
और फिर हवा में उछलकर चिल्लाते हुए कहा, अरे, बहुत जल्द मैं 2 सितारों वाला दक्ष बनने वाला हूँ। वही उसे ऐसा करते देख विदुर भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो समझ पा रहे थे कि ध्रुव को इस बात की कितनी खुशी थी। लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर वो खुद भी ध्रुव की इस मेहनत से बहुत खुश थे, और उन्होंने मन ही मन खुद से कहा, ये लड़का वैसे तो बड़ा किस्मत वाला है, लेकिन इसकी सफलता का सच्चा राज इसकी मेहनत है। सच कहूँ तो मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा उस पल का, जब कुछ महीनों में 3 साल खत्म हो जाएंगे और फिर ये लड़का अंबरदल के घर में घुसकर लारा को हराकर उसे बेइज्जत करेगा। तुम ये डिजर्व करते हो ध्रुव, मुझे गर्व है तुम पर। ये कहते हुए उन्होंने अपना सिर उठाकर आसमान में जलते सूरज को देखा, और फिर अपनी नज़र नीचे करते हुए उन्होंने ध्रुव की पीठ को देखा, जो किसी भी आम इंसान की तरह ही दिख रही थी, लेकिन इतना दर्द झेल चुकी थी जितने में कोई भी इंसान और लिक्विड डलवाने से पहले मरना पसंद करेगा। ये देखकर विदुर की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और उन्होंने एक बार फिर अपने मन से कहा, मैंने इस ट्रेनिंग से अच्छों के छक्के छूटते देखे हैं, लेकिन इस लड़के ने कभी हार नहीं मानी। सच कहूँ तो इसकी ताकत एक नतीजा है इसकी खून पसीने की मेहनत का, और मुझे लगता है कि आगे जाकर एक न एक दिन जरूर ये लड़का मार्कस का सबसे ताकतवर योद्धा बनेगा, और लोग इसे सिर्फ एक काबिल और ताकतवर योद्धा नहीं कहेंगे, बल्कि इसे तो लोग सुपर योद्धा पुकारेंगे। इसी तरह दिन बीतते गए और ध्रुव लगातार खुद को ट्रेन करता गया। वो हर रोज रेगिस्तान में चलते हुए अपनी पीठ पर जलने वाला खून डलवाता, जिससे उसकी ताकत लगातार बढ़ती गई। फिर जब ऐसा करते हुए ध्रुव को 10 दिन हो गए, तो वो रेत के एक टीले पर अधनंगा लेटकर रेतीले तूफान की आवाज सुन रहा था और साथ ही हाथों में नक्शे को पकड़कर उसे ध्यान से देख रहा था। 10 दिन टाइगर डेजर्ट में चलते रहने के बाद ध्रुव आखिरकार नक्शे पर बने निशान के पास पहुंच गया था, लेकिन वहां उसे दिव्य रोशनी का नामो निशान तक नहीं दिखा। इस बात से वो थोड़ा परेशान दिखने लगा था और पूरा दिन रोशनी को ढूंढने के बाद ध्रुव ने परेशानी में विदुर से सवाल किया, आचार्य, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई दिव्य रोशनी नहीं दिखाई दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बूढ़े आदमी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया? वही ध्रुव के इस सवाल को सुनकर विदुर, जो इस वक्त हवा में तैर रहे थे, ध्रुव के पास आकर उससे बोले, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा ध्रुव। वैसे मैं भरोसा के साथ तो ये नहीं कह सकता, लेकिन आसपास का इलाका ऊपर से अच्छी तरह देखने के बाद मैं ये बात तो ज़रूर मानूंगा कि यहाँ दिव्य रोशनी जैसा कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर ध्रुव ने तुरंत विदुर से आगे कहा, तो इसका मतलब अगर ये नक्शा सही है तो फिर पूर्वी इलाके में तो कोई दिव्य रोशनी नहीं है। अरे यार, मैंने अपने इतने कीमती 10 दिन चलकर यहाँ आने में लगा दिए, और यहाँ आकर सिर्फ ये पता चला कि दिव्य रोशनी यहाँ नहीं है। ये सारा वक्त तो बर्बाद हो गया आचार्य। उद्धरण चिन्ह। तभी ध्रुव को नाराज होते देख विदुर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते ध्रुव कि ये 10 दिन बर्बाद हो गए। कम से कम तुम 2 सितारों के इतना करीब तो आ गए, और मेरे ख्याल से अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो बहुत जल्द तुम 1-2 सितारों वाले दक्ष रैंक बन जाओगे। ये सुनकर ध्रुव ने उदास होते हुए विदुर को जवाब दिया, ये तो मुझे 10 दिन पहले भी लगा था आचार्य, लेकिन शक्ति की ये आखिरी बूंदें बवंडर में जाने के लिए मेरी उम्मीद से ज्यादा वक्त लगा रही है। खैर, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये इलाका और अच्छे से घूम लेते हैं। कम से कम ये गिला न रहे कि इस जगह के कोने कोने को अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम मरते दम तक इस एहसास को भूल नहीं पाएंगे। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने भी नक्शे पर बने आग के निशान को देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ध्रुव। नक्शे पर बना ये निशान वैसे भी छोटा नहीं है, और इसका मतलब है कि हमें थोड़ा वक्त और इस इलाके को जानने में लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से हम 2 दिन और इस इलाके में रुकते हैं, जिसके बाद हम अपनी दिशा बदलकर उत्तर की तरफ जाएंगे। लेकिन परेशानी की बात यह है कि टाइगर डेजर्ट इतना बड़ा होने की वजह से हमें पूर्वी इलाके से उत्तरी इलाके में जाने में कम से कम महीने भर का वक्त तो लग ही जाएगा ध्रुव। विदुर की ये बात सुनकर ध्रुव अपना सिर हिलाते हुए अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगा, जिसके बाद वो रेत के टीले पर खड़ा हुआ और अपने आसपास फैले रेत के समंदर को देखने लगा। फिर ध्रुव ने तकरीबन आधे घंटे और उस रेगिस्तान का सफर तय किया, और इस दौरान वो पसीने से तरबतर होने लगा था। यही देखकर उसने पास ही एक रेत का टीला देखा, जिस पर जाकर उसने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। रेत के टीले पर पहुंचकर ध्रुव मुस्कुराते हुए अपने आसपास के टीलों को देख ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र उससे कुछ दूरी पर बने टीले पर पड़ी, और वहां उसे किसी इंसान जैसी परछाई दिखाई दी। ये देखकर ध्रुव थोड़ा सावधान हुआ और उसने गौर से उस आदमी की तरफ देखा, और तभी उसे दिखा कि वो परछाई एक आदमी की थी जो हाँफते हुए लगातार भाग रहा था।
वो आदमी भागते भागते बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा हो। फिर जैसे ही वो ध्रुव के बगल वाले रेत के टीले पर पहुंचा, तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तभी उससे लापरवाही हुई और वो रेत पर लुढ़कता हुआ ध्रुव के टीले के पास आ गिरा। उसे अपने इतने करीब पाकर ध्रुव ने अपनी तलवार तुरंत बाहर निकाली और फिर वो धीरे धीरे उस आदमी के पास जाने लगा। उसके बाद जैसे ही ध्रुव उस आदमी के पास पहुंचा, तो उसकी हालत देखकर ध्रुव को उस पर तरस आ गया और ध्रुव ने तुरंत थोड़ा अपनी अंगूठी में से पानी निकालते हुए उसके चेहरे पर मारा। पानी के थपेड़े चेहरे पर पड़ते ही वो आदमी जैसे वापस होश में आया और वो ध्रुव को अपने सामने खड़ा देख पहले तो बहुत घबरा गया, लेकिन फिर ध्रुव ने तलवार नीचे की तो वो आदमी समझ गया कि ध्रुव किसी गलत इरादे से उसके पास नहीं आया था। ये देखकर उस आदमी ने एक राहत की सांस ली। वही दूसरी ओर ध्रुव ने उसे देखकर अंगूठी से थोड़ा और पानी निकालकर उसे पीने को दिया और फिर वो पलटकर उस आदमी से दूर जाने लगा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ध्रुव जानता था कि वो इस आदमी की मदद करके खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल सकता था, जिससे उसका पूरा प्लान चौपट हो जाता। इसके बावजूद ध्रुव ने आकर उसे पीने का पानी दिया, लेकिन मन ही मन ध्रुव उस आदमी की और कोई मदद नहीं करना चाहता था। तभी उस आदमी ने ध्रुव को पलटकर जाते देख उससे मदद की गुहार लगते हुए कहा, भाई सुनो छोटे भाई, मत जाओ, हमारी योद्धा टोली पर नागोरा लोगों ने हमला कर दिया है और अब मेरे साथी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। क्या तुम पैजर शहर जाकर हमारे लिए मदद भिजवा सकते हो? ये सुनकर ध्रुव ने बिना मुड़े ही उस आदमी को तुरंत जवाब देते हुए कहा, मुझे माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है और मुझे जल्द ही किसी चीज को ढूंढना है। वैसे तो अगर ध्रुव को दिव्य रोशनी नहीं ढूंढनी होती तो वो इस आदमी की मदद करने के बारे में सोचता भी, क्योंकि वो जानता था कि हर योद्धा को ऐसे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए था। कितने बार तो ध्रुव अकेले ही मुसीबत में फंसा, लेकिन वो जानता था कि एक योद्धा सिर्फ करो या मरो पर भरोसा रखता था। यही सोचते हुए ध्रुव आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस आदमी ने चीख चीख कर ध्रुव को बुलाने की कोशिश की, भाई, छोटे भाई, प्लीज हमारी मदद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि फौलाद योद्धा टोली की ओर से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उस आदमी को ये चीखते हुए सुन उससे थोड़ी दूर जा चुका ध्रुव अचानक से रुक गया। फिर एक पल बाद वो पलटकर वापस उस आदमी के पास आने लगा और फिर जैसे ही वो उस आदमी के बगल में आया तो उसने चेहरे पर ढेर सारी खुशी के साथ उससे कहा, फौलाद योद्धा टोली, क्या तुम्हारा मतलब पैजर शहर की फौलाद योद्धा टोली से है? उसकी आंखों में इस वक्त खुशी के साथ एक हैरानी भी थी, जिसे देखकर उस जख्मी आदमी ने जवाब दिया, हाँ वही। क्या तुमने पहले भी हमारी योद्धा टोली के बारे में सुना है? ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत उससे एक सवाल किया, अच्छा तुम्हारी टोली के लीडर का नाम क्या है? ध्रुव का ये सवाल सुनकर उस आदमी को समझ नहीं आया कि ध्रुव उसकी मदद करने के लिए ये सब पूछ रहा था या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन फिर भी उस आदमी ने अपने सूखे होंठों को गीला करते हुए ध्रुव से कहा, विराट शौर्य और रक्षित शौर्य कोट। और उस आदमी के मुंह से ये दो नाम सुनते ही ध्रुव की मुस्कुराहट बहुत बड़ी हो गई और वो तुरंत उस आदमी के पांव के पास भाग कर गया, जहां उसने देखा कि उसके पैर में सांप के काटने का घाव बना हुआ था। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत अपनी अंगूठी में से एक दवा निकालकर उस आदमी को पकड़ाते हुए कहा, इसे खा लो, ये तुम्हारे शरीर में फैल रहे जहर को बाहर निकाल देगा। ये सुनकर उस आदमी ने तुरंत ध्रुव के हाथों से वो गोली ले ली और फिर उसे अपने मुंह में डालते हुए ध्रुव से कहा, शुक्रिया शुक्रिया छोटे भाई। इतने में ध्रुव ने कुछ सोचते हुए अपनी अंगूठी में से एक हरे रंग की छोटी बोतल भी बाहर निकाली और उसे उस आदमी को पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे जख्मों के लिए दवा है, इसे अपने हाथों से ही जख्म पर लगा दो और तुम कुछ पल में ही ठीक हो जाओगे। फिर जैसे ही तुम खड़े हो पाओ मुझे अपने योद्धाओं के पास ले चलो जिनकी जान खतरे में है। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर परेशानी के साथ साथ हैरानी भी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने ध्रुव से सवाल किया, कहाँ ले जाऊं तुम्हें? नागोरा लोगों के पास। छोटे भाई, ये तरीका काम नहीं करेगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन फिलहाल 8 नागोरा लोग हमारे लोगों पर हमला कर रहे होंगे। उसमें से 3 नागोरा तो 9 सितारों वाले एकलव्य हैं। मेरी बात मानो, तुम्हें जल्द से जल्द पैजर शहर चले जाना चाहिए और हमारी योद्धा टोली को हमारे बारे में बताना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे लीडर और बाकी लोग जल्द से जल्द यहाँ आकर हमें बचा पाएंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, पैजर शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या ध्रुव उस आदमी की बात मानकर उसके लिए मदद लेकर आएगा?
जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 149 ध्रुव का हुआ खतरनाक नागोरा लोगों से सामना। ध्रुव ने योद्धा की बात को सुना था, लेकिन वो उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए उसने योद्धा को उठाते हुए उससे कहा, बकवास बंद करो और दवा लगाकर मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मदद बुलाने के लिए पैजर शहर गया तो बहुत देर हो जाएगी और तुम्हारे सभी साथी तब तक मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो? ध्रुव के इस सवाल ने जैसे उस आदमी को झंझोर दिया, क्योंकि ध्रुव को देखकर तो उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतने सारे नागोरा लोगों से अकेले ही निपट लेगा। लेकिन कोई और चारा न देखते हुए उस आदमी ने चुपचाप दवा को घाव पर लगा दिया, जिसके बाद वो कपकपाते हुए खड़ा हुआ और फिर उसने रेत के एक टीले की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ है सभी लोग, ज्यादा दूर नहीं है। वही उसका इशारा देखते हुए ध्रुव ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ा और फिर तेजी से अपना पैर पटककर वो तुरंत उस आदमी के दिखाए रेत के टीले की तरफ बढ़ा। ध्रुव के पैर पटकने से एक धमाका सा हुआ था, जिससे वो सीधे उस टीले की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ पाया और फिर जैसे ही वो उस टीले पर पहुंचा तो उसने तुरंत अपने साथ खड़े आदमी का हाथ छोड़ा, जिससे वो आदमी रेत के टीले पर जा गिरा। उस टीले पर खड़े खड़े ध्रुव ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो उसे दिखा कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। इनमें से 10 लोग तो योद्धा थे जिनके हाथों में हथियार थे और वो इस वक्त 8 अजीब तरह के लोगों से घिरे हुए थे। ये लोग अजीब तरह के इसलिए थे क्योंकि कमर तक तो ये इंसान जैसे ही थे, लेकिन कमर के नीचे ये किसी बड़े सांप की तरह अपनी पूंछ हिला रहे थे। उनकी पूंछ जैसे ही हिलती तो रेगिस्तान में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। उन्हें देखकर ध्रुव ने तुरंत रेत पर गिरे योद्धा से कहा, क्या यही है टाइगर डेजर्ट के नागोरा लोग? ये कहते हुए ध्रुव उन्हें लगातार देखे जा रहा था, क्योंकि उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। इन्हें इंसान कहना भी उतना ही गलत होगा जितना कि इन्हें जानवर कहना। यही सोच रहे ध्रुव को देखकर उस आदमी ने जवाब में कहा, हाँ छोटे भाई, और जो घिरे हुए 10 लोग तुम अपने सामने देख रहे हो वो हमारी योद्धा टोली की एक छोटी सी टीम है जो यहाँ तिलिस्मी जानवरों का शिकार करने के लिए आई थी, लेकिन अचानक से नागोरा लोगों ने हम पर हमला कर दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों में पहले के मुकाबले ज्यादा भरोसा था, क्योंकि जिस रफ्तार से ध्रुव उसे इस टीले तक लाया था उसे देखकर वो आदमी समझ गया कि ध्रुव कोई मामूली लड़का तो बिल्कुल नहीं था। वो देखने में भी ताकतवर लग रहा था, लेकिन इतना नहीं कि खतरनाक नागोरा लोगों से अकेले लड़ पाए। वही योद्धा की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर गौर से 10 योद्धाओं को देखा जो सांप जैसे लोगों से घिरे हुए थे। लेकिन तभी उसने देखा कि 10 योद्धाओं में से 2 तो लड़कियां थीं, जिसमें से एक तो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। देखने से वो लड़की 20 साल की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गुस्सा और एक डर साफ झलक रहा था। वही ध्रुव ने ये भी देखा कि कैसे बहुत से नागोरा मर्द उसे देखकर अपनी जीभ बाहर निकाल रहे थे। तभी अचानक से उस इलाके में एक तेज आवाज गूंजी, लड़की को छोड़कर सबको मार डालो, ये हमारे बहुत काम आएंगी। ये सुनकर ध्रुव ने जैसे ही उस आवाज की तरफ देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी अपनी हवस भरी नजरों से उस खूबसूरत लड़की को लगातार देखे जा रहा था। और जिस तरह उस आदमी ने बाकियों को आदेश दिया था उससे ये साफ समझ आ रहा था कि वो आदमी बाकियों का लीडर था। दूसरी ओर अपने लीडर की बात सुनते ही आसपास के सभी नागोरा लोगों के अंदर खून की एक प्यास जाग गई, जिसके साथ उन्होंने अपना मुंह खोलकर अपने नुकीले और जहरीले दांत दिखाने शुरू किए। इतने में योद्धाओं के साथ खड़ी लड़की ने सभी को भरोसा दिलाते हुए कहा, सभी संभल कर रहना, अजरा वापस लौटकर हमारे लिए मदद लाने गया है, इसलिए हमें सिर्फ कुछ देर इन सांपों का सामना करना है, जिसके बाद हम बचा लिए जाएंगे। वो लड़की मन ही मन थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन उसने अपनी आवाज में ये झलकने बिल्कुल नहीं दिया। वही उसके मुंह से ये बातें सुनकर उसके आसपास खड़े योद्धा अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगे, क्योंकि उन्हें उस लड़की की बात पर पूरा भरोसा था। योद्धाओं में सबसे ताकतवर एक 7 सितारों वाला एकलव्य था, जबकि नागोरा लोगों में सबसे ताकतवर एक 9 सितारों वाला एकलव्य था। ताकत के इस फासले की वजह से कहीं न कहीं ये योद्धा अंदर ही अंदर डर रहे थे कि कहीं मदद आने से पहले ही वो लोग न मारे जाए। तभी अचानक से नागोरा लीडर ने हंसते हुए आदेश दिया, मार डालो इन्हें, इंतजार किस बात का है। और उसके इतना कहते ही योद्धाओं के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े नागोरा लोग एक झटके में योद्धाओं को खत्म करने के लिए उनके पास बढ़े। लेकिन जैसे ही वो अपना हमला शुरू करने वाले थे उन्हें हवा के कटने की एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद एक परछाई हवा में उड़ती हुई दिखाई दी
जो बिजली के झटके की तरह अचानक से नीचे आते हुए योद्धा टोली के योद्धा और नागोरा लोगों के बीच में आ गई। उस परछाई के जमीन पर आते ही एक तेज आवाज सुनाई दी, और फिर जैसे जैसे धूल छटने लगी तो सभी ने देखा कि ये परछाई एक लड़के की थी, जो इस वक्त अपने हाथ में एक लंबी काली तलवार पकड़ा हुआ था। उस लड़के को अचानक से यूं आते देख सभी लोग हैरान हो गए थे। फिर एक पल बाद जब योद्धाओं को समझ आया कि वो लड़का उनके साथ लड़ने आया था न कि उनके खिलाफ, तो योद्धाओं की जान में थोड़ी जान आई। वो इस बात से भी उस पर भरोसा कर सकते थे कि वो कोई नागोरा नहीं था बल्कि एक जीता जागता इंसान था। लेकिन ध्रुव को बिन बुलाए मेहमान की तरह आते देख नागोरा लोगों में काफी गुस्सा भर गया था। तभी उनके लीडर ने अपनी चमकीली आंखों से ध्रुव को बड़े गौर से देखा और फिर उसने 5 सितारों वाले 2 एकलव्य साथियों को ध्रुव पर तुरंत हमला करने का इशारा किया। लीडर के इशारे पर वो दोनों तुरंत रेत पर सरसराते हुए सीधे ध्रुव की तरफ बढ़ने लगे, जिसे देखकर ध्रुव भी तलवार के साथ तेजी से उनकी ओर भागा और देखते ही देखते एक झटके में ध्रुव उनके बगल से तलवार का इस्तेमाल करते हुए गुजर गया। जैसे ही ध्रुव उनके पास से होकर गुजरा तो वहां मौजूद सभी लोगों को एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उन्हें दिखा कि दोनों एकलव्य नागोरा आदमी ध्रुव के हमले से झटका खाकर पीछे की तरफ हुए और तुरंत उनके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा। वही ध्रुव इस वक्त चुपचाप तलवार को पकड़े हुए खड़ा दोनों नागोरा लोगों को देख रहा था। वो जानता था कि जैसा वार उसने किया था उससे अगर ये दोनों मरे नहीं तो भी इन्हें काफी गहरी चोट आ गई होगी। ध्रुव के इस बिजली से तेज हमले को देखकर योद्धा टोली के योद्धाओं का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया और वो अपनी हैरान नजरों से लगातार ध्रुव को देखते हुए ये सोच रहे थे कि आखिरकार इस लड़के में इतनी ताकत आई कहाँ से। योद्धाओं के बीच खड़ी वो खूबसूरत लड़की भी ध्रुव के हमले को देखकर उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, ये लड़का तो बहुत खतरनाक है। तभी उस लड़की को अचानक रेत के टीले के पास से एक पहचानी आवाज सुनाई दी, रेहाना, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर वो लड़की जैसे ही रेत के टीले की तरफ मुड़ी तो उसे अजरा का खुशी से भरा चेहरा दिखा, जो इसी खुशी में लंगड़ाते हुए योद्धाओं के पास आकर खड़ा हो गया। उसे वहां देखकर उस खूबसूरत लड़की ने डांट लगाते हुए कहा, अजरा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पैजर जाकर हमारे लिए मदद लेकर आनी थी। उस लड़की से इस तरह डांट खाने के बावजूद वो आदमी अजरा हंसता रहा और उसने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये हमारे लिए मदद ही तो है। ये सुनकर वो लड़की एक पल के लिए सहम गई। उसके बाद उसने अपनी नज़रें ध्रुव की तरफ करते हुए थोड़ा परेशान होकर कहा, ये लड़का, लेकिन ये तो मुझे हमारी फौलाद योद्धा टोली का हिस्सा नहीं लगता। आखिर तुम्हें ये आदमी मिला कहाँ और ये हमारी मदद करने के लिए तैयार कैसे हो गया? कहीं तुमने इसे कोई झूठा वादा तो नहीं किया? ये सुनकर अजरा ने लड़की के सवालों का तुरंत जवाब देते हुए कहा, सच कहूँ तो इसे तो मैं भी नहीं जानता। मैं रेगिस्तान में भागते भागते जब गिर गया था तो इसने मेरे पास आकर मुझे पीने को पानी दिया। फिर मैंने इसे पैजर शहर जाकर फौलाद योद्धा टोली से मदद मांगने को कहा तो इसने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर इसने मुझसे कहा कि अगर वो पैजर शहर गया तो तुम लोग मारे जाओगे, और इसलिए वो मेरे साथ यहाँ आ गया। और हाँ, इसने मुझे सांप के जहर से बचने की दवा भी दी। ये सुनकर रेहाना यानी कि उस खूबसूरत लड़की ने अपने पसीने भरे बालों को पीछे की तरफ करते हुए कहा, कहीं फौलाद योद्धा टोली से इस लड़के का कोई खास रिश्ता तो नहीं है? लेकिन मैंने तो कभी लीडर को ये कहते हुए नहीं सुना कि उनके पहचान में कोई ऐसा जवान लड़का है जो इतना ज्यादा ताकतवर है। उसके पिछले हमले को तो देखकर मुझे लगता है कि ये लड़का आराम से 8 सितारों वाला एकलव्य तो होगा ही। इस पर अजरा ने देखा कि रेहान कैसे ध्रुव पर शक कर रही थी, जिसे देखकर अजरा ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, वैसे तो मुझे नहीं पता कि इसका हमसे क्या रिश्ता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस लड़के के इरादे गलत नहीं है। नहीं तो तुम ही बताओ, ये अपनी जान पर खेलकर हम लोगों को बचाने के लिए क्यों यहाँ आता? अजरा की बात में दम था, लेकिन रेहाना को ध्रुव पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था और इसलिए उसने अजरा से कहा, लेकिन ये लड़का हमें बचा पाएगा या नहीं वो तो दूसरी बात है। तुम न जाने क्या सोचकर इसे ले आए। क्या तुम नहीं जानते नागोरा लोगों के पास 9 सितारों वाले 3 एकलव्य हैं? और चलो मान भी लिया कि शायद ये हमें बचाने में कामयाब हो पाए, लेकिन क्या वो खुद को भी बचा पाएगा? रेहाना के चेहरे पर काफी घबराहट थी, जिसे देखकर अजरा पहले तो थोड़ा सहम गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने रेहाना को भरोसा दिलाते हुए कहा, मुझे लगता है ये लड़का उन्हें भी संभाल लेगा, क्योंकि मैं इससे पहले ही उनके बारे में बता चुका हूँ, और अगर इसे खुद पर भरोसा नहीं होता तो फिर ये यहाँ आता ही क्यों?
इस पर रेहाना ने तुरंत अजरा से सवाल किया, तो क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि ये जवान लड़का एक दक्ष है? ये सुनकर अजरा एक बार फिर कुछ सोचने लगा। वैसे तो उसे ध्रुव की ताकत पर काफी भरोसा था, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं कह सकता था कि ध्रुव कोई दक्ष था। इसकी वजह ये थी कि ध्रुव उम्र में काफी छोटा था और 20 साल के पहले कोई लड़का दक्ष बन जाए, ये लगभग नामुमकिन था। यही सोचकर अजरा ने अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है कि इस लड़के के पास कोई तगड़ा प्लान हो। अजरा के मुंह से ये बात सुनने के बाद रेहाना और ज्यादा घबराने लगी, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ था भी नहीं जो वो कर पाती, और इसलिए उसने मन ही मन ऊपर वाले से ये दुआ मांगी कि उसके सामने जो जवान लड़का खड़ा था वो जैसे तैसे आज कुछ कमाल दिखा दे जिससे सभी योद्धाओं की जान बच जाए। वहीं दूसरी ओर नागोरा टीम के लीडर ने अपनी चमकती आंखों से देखा था कि कैसे ध्रुव ने उसके 2 साथियों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इस बात से वो काफी नाराज हो गया और उसने अपनी बड़ी सी जीभ बाहर निकालते हुए ध्रुव से कहा, इंसानी लड़के, टाइगर डेजर्ट में रहकर नागोरा से बैर नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसकी धमकी का ध्रुव पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा था, बल्कि वो तो अपनी तलवार पकड़कर नागोरा लोगों के लीडर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। जब उसकी बात पर ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उस लीडर ने ध्रुव को समझाते हुए उससे आगे कहा, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी सलाह मानो और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुमने इतनी बुरी तरह से मेरे साथियों को मारा था, समझे? उस लीडर की आंखों में ये बात कहते हुए एक अजीब सी धमकी थी, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं डर भी था जो ध्रुव के हमले की वजह से बाहर आने लगा था। लेकिन ध्रुव तो हमेशा से अपनी मर्जी का ही मालिक रहा था, और इसलिए उसने मुस्कुराते हुए नागोरा लोगों के लीडर से कहा, माफ करना लेकिन आज मेरा मन आधे इंसान आधे सांपों का शिकार करने का है। ये कहकर ध्रुव ने बात करने के लिए कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी, जिस वजह से नागोरा लीडर ने चिल्लाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ये कहकर नागोरा लीडर ने गुस्से से ध्रुव की तरफ देखा और फिर अपने साथियों को हाथ से इशारा कर चीखते हुए कहा, सभी लोग एक साथ हमला करो और इस लड़के को सबसे पहले मारो। उसके बाद बाकी योद्धाओं को मारो और दोनों लड़कियों को उठाकर हमारे आज रात के मजे के लिए ले चलो। अपने लीडर की ये बात सुनते ही वहां मौजूद नागोरा लोगों ने अपने अपने हथियार पकड़कर एक खौफनाक अंदाज में ध्रुव की तरफ भागना शुरू किया। ये देखकर रेहाना ने अपने सभी साथी योद्धाओं को ध्रुव की मदद करने के लिए तैयार होने को कहा, जो जख्मी है वो यहीं पर रुकें। बाकी सभी मेरे साथ आकर नागोरा लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में ध्रुव ने उसकी बात सुनकर तुरंत अपना सिर पीछे घुमाते हुए रेहाना से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सभी वहीं पर रुको नहीं तो खामखा जख्मी हो जाओगे। ये सुनकर रेहाना को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई उससे इस तरह बात कर रहा था। वो ध्रुव को डांटने ही वाली थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि ध्रुव तो उसके और उसके साथी योद्धाओं की मदद करने ही वहां आया था। ये सोचते हुए गुस्से में रेहाना ने अपना पैर जमीन पर पटका और गुस्से भरी नजरों से ध्रुव को देखते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा गुरूर, इसे लगता है ये इतना ताकतवर है कि नागोरा लोगों को अकेले ही हरा देगा। चलो फिर देख ही लेते हैं आखिर इसमें कितना दम है। क्या ध्रुव अकेले खतरनाक नागोरा लोगों को हरा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट FM पर।